अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सैयद अंजिला बुखारी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नस्ट की नेट 3 2026 सीरीज जो अभी हमारे पास चल रही है उसमें देखे गए वो सवालात जो कि फिजिक्स के अंदर आपके पास 13 अप्रैल को स्टूडेंट्स ने जब एग्जाम दिए और आने के बाद हमें बताया कि भाई इस तरह के सवालात हमारे पास देखे गए और आके रिपोर्ट किया, उन क्वेश्चंस को हमने रिक्रिएट किया और आपके सामने पेश करने जा रहे हैं ताकि एक आइडिया आप लगा सको कि भाई किस तरह के एग्जाम्स के अंदर आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। नस्ट के अभी जो आपके पास रोजाना एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें किस तरह के सवालात आपके पास देखने में आ रहे हैं। तो आओ बिना किसी देरी किए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, तो सवाल में कह रहे हैं इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव इज इक्वल टू हाफ अ वेवलेंथ द 2 पॉइंट्स आर। अच्छा जी, आइए जरा पहले तो बेटा यहाँ पे ये बात समझिएगा साथ साथ कि आपके पास कोई भी जो वेव होती है, अगर मैं एक साइन वेव ड्रॉ करता हूं आपके पास, तो लेट्स से दिस इज अ साइन वेव जो कि एक क्रॉसोरेक्ट ग्राफ के ऊपर मुश्तमिल होती है। इस साइन वेव के अंदर आपके पास पार्ट डिफरेंस तो तब आएगा जब आपके पास दो वेव्स आ जाएंगी। ठीक है, पार्ट डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक और वेव आ गई और वो दूसरी वेव हमारे पास यहां से यहां तक आ रही है, तो अगर आप देखिए दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो यहां पे क्या कहा जाएगा, दोनों के पास में कोई फर्क नहीं है, दोनों के पास एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके पास अगर दोनों के पास एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो वी विल से दैट द पाथ डिफरेंस ओवर हियर इज एक्चुअली इक्वल टू 0। हमारे पास जो यहां पे पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि भाई पाथ डिफरेंस कितना है? हाफ अ वेवलेंथ है। पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना है भाई? आधी वेवलेंथ है। अब ये आधी वेवलेंथ को सर सवाल में हम लोग कैसे आपके पास कंसीडर करवा रहे होंगे, तो आओ समझना कि ये भाई सवाल के अंदर आपके पास कैसे आएगा। आधी वेवलेंथ है, एक और वेव ड्रॉ करके दिखाता हूं तुम लोगों को। ठीक है भाई, सर एक वेव फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ गई। अब ये जो वेव नंबर 3 है लेट्स से, और आपके पास ये जो वेव नंबर 1 थी, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखते हैं, ये व्हाइट और पिंक के दरमियान आपके पास। यहां पे अगर हम देखें तो सर फर्स्ट वेव यहां से स्टार्ट हो रही है हमारे पास, जबकि जो आपकी थर्ड वेव है वो यहां से स्टार्ट हो रही है। इन दोनों के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो क्लियरली इतना है, और ये डिफरेंस कितना होता है? ये होती है सर कंप्लीट वेव। अगर ये कंप्लीट वेव है तो इसकी जो आपके पास लेंथ होगी दैट विल बी लैम्डा। ठीक हो गया सर जी। और अगर ये हाफ है, ये देखिए ये हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2। तो आपके पास इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? लैम्डा बाई 2 आ रहा है। इस लैम्डा बाई 2 के पार्ट डिफरेंस को मैंने आपके पास रिप्रेजेंट करके तो दिखा दिया आप लोगों को। डन हो गया सर। रिप्रेजेंटेशन तो समझ में आती है कि इस वेव और इस वेव के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? लैम्डा बाई 2 आ रहा है। डन हो गया। तो ये सवाल क्या पूछ रहा है? तो ये दो पॉइंट्स क्या होंगे? इन फेज होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे, नीदर इन फेज नॉर आउट ऑफ फेज, बोथ इन फेज एंड आउट ऑफ फेज। देखो इन और आउट ऑफ फेज एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो या तो इन फेज होंगे या आउट ऑफ फेज होंगे। अब ये कैसे पता लगाएंगे सर हम लोग? इन फेज का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। अगर मेरे पास सवाल में यहां पे, चलो आपके लिए आसान भी करता हूं थोड़ा सा भाई, ये थी वेव 2 हमारे पास। अगर सवाल वेव 1 और 2 के दरमियान बात करता, अगर वेव 1 और 2 के दरमियान बात करता, तो ये दोनों मेरे पास कहलाती इन फेज बिकॉज दे बोथ हैव द सेम डायरेक्शन एंड द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। जबकि यहां पे अगर हम लोग देखें तो आपको साफ नजर आता है वेव 1 का जहां पे ट्रफ है वहां पे वेव 3 का क्रस्ट है, जहां पे इसका ट्रफ है वहां पे इसका क्रस्ट है आपके पास। तो ये तो एग्जैक्टली ऑपोजिट चल रही है एक दूसरे के, और अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट चल रही है सर तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो 1 एंड 3 हमारे पास, ये दोनों हो जाएंगी आपके पास सिंपली आउट ऑफ फेज। तो इसका मतलब कि अगर वेवलेंथ हमारे पास हाफ लैम्डा आती है तो ये दोनों वेव्स आपके पास क्या हो जाती हैं? आउट ऑफ फेज हो जाती हैं। ये दोनों वेव्स हमारे पास क्या बन जाती हैं? आउट ऑफ फेज बन जाती हैं। डन हो गया सर। तो करेक्ट आंसर तो मार्क करते हैं भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन फेज? नहीं सर, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, आउट ऑफ फेज। मूविंग ऑन। कह रहे अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ लेकर आओ। अच्छा जी, करते हैं। तीन जो नाम नजर आ रहे हैं मुझे सर, पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनके अंदर मुझे ये चीज आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आओ समझते हैं। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है सर, गौर से समझिएगा। पेयर प्रोडक्शन के अंदर मेरे बेटे अगर हम पेयर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो पेयर प्रोडक्शन के अंदर आपके पास एक गैमा रे का फोटोन लिया जाता है। ठीक है, एक गैमा रे का फोटोन लिया जाता है और उसको आपके पास गैमा रे के फोटोन को एक हैवी न्यूक्लियस पे इंसिडेंट करवाते हैं। ठीक है जी, एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से ये फोटोन अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके पास? एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है आपके पास। लेकिन इस पेयर प्रोडक्शन के लिए लाजमी है मुझे कौन सी रे चाहिए? गैमा रे चाहिए।
अच्छा सर, डन हो गया। कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है मेरा बेटा, वो भी समझ लेना। कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं सर, तो कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर आपके पास एक एक्सरे का फोटोन यूज किया जाता है। उस एक्सरे के फोटोन को इंसिडेंट करवाया जाता है किसके ऊपर, एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसकी वजह से होता क्या है, ये फोटोन अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इस गरीब को दे देता है, एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से ये रुका हुआ इलेक्ट्रॉन चलने लग जाता है और फोटोन की अपनी एनर्जी कम हो जाती है, जिसका मतलब उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। और ये फिनोमेना ऑब्जर्व करवाया जाता है एक्सरे के फोटोन से। डन हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है सर, ये भी बता दें। अब सब इतनी बात हो गई है तो देखो भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं सर, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपके पास कौन सा फिनोमेना हो रहा होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन साहब ने क्या किया था, उन्होंने नॉर्मली एक मेटल सरफेस के ऊपर यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आपके पास इंसिडेंट करवाई थी, जिसकी वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेज मेटल सरफेस पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देके बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी। इस इफेक्ट को उन्होंने बोला था भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां पे सर अगर हमने सीक्वेंस नोट करी तो पेयर प्रोडक्शन में गैमा रे लग रही है, कॉम्पटन इफेक्ट में एक्स-रे लग रही है आपके पास, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूवी रेज लग रही है। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग कैसे बात करेंगे, अब यहां काम आती है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की नॉलेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की नॉलेज क्या है सर, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें याद होनी चाहिए कि आपके पास स्पेक्ट्रम में आते कौन कौन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं सर जी, तो वो आपके पास शुरू होता है रेडियो वेव से। ठीक है, रेडियो के बाद आती है हमारे पास माइक्रोवेव्स, इनके बाद हमारे पास आती है इंफ्रारेड वेव्स, फिर हमारे पास आता है बेटा विजिबल रीजन, फिर आती है यूवी रेज, फिर आती है हमारे पास एक्स रेज, और फिर उसके बाद लास्ट में आती है हमारे पास गैमा रेज। ठीक है, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी ना, ये सीक्वेंस इसी ऑर्डर में याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है बेटा, ये आपके पास है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, या फिर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। क्यों सर, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है, प्लांक कहता है E इक्वल टू एच न्यू, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है, या डिक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर भी कह सकते हो आप इसको। तो अब आप खुद देख लो, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी सर स्पेक्ट्रम में, रेडियो की। सबसे ज्यादा किसकी होगी, गैमा की। गैमा से कम एक्स, एक्स से कम यूवी। और लाइन से लिखा हुआ है सर, सबसे ज्यादा एनर्जी पेयर प्रोडक्शन में चाहिए, फिर कॉम्पटन इफेक्ट में चाहिए, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चाहिए। सबसे ज्यादा बड़ा पेयर, फिर कॉम्पटन, फिर फोटो इलेक्ट्रिक। है कोई ऑप्शन बड़ा पेयर फिर, अरे सर ये तो ऑप्शन ए में ही दे दिया हमें ले देंगे, तो करेक्ट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए को, और आपके पास यहां से बढ़ेंगे आगे। ठीक हो गया भैया, मूविंग ऑन। द टाइम पीरियड t is to be reduced to t by 3। जो भी टाइम पीरियड है मैं चाहता हूं उसका 3 गुना कम हो जाए अब टाइम पीरियड आपके पास। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम शुड बी, पेंडुलम की लेंथ कितनी करनी चाहिए हम लोगों को, ये बताइए सर जरा इसके अंदर। आए सर इसको भी चेक करते हैं कि भाई कितनी करनी चाहिए आपके पास लेंथ। टाइम पीरियड की बात हो रही है और वो भी पेंडुलम के, टाइम पीरियड की बात हो रही है और वो भी पेंडुलम के। तो सर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है आपके पास 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। डन हो गया सर जी। अब नया सवाल क्या कह रहा है, टाइम छेड़ दो। कितना छेड़ दो सर, पहले के मुकाबले में 3 गुना कम कर दो। पहले के मुकाबले में क्या कर दो, 3 गुना कम कर दो। अच्छा सर पहले कितना था, सर पहले था 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, अब उससे क्या कर दिया हमने, 3 गुना कम कर दिया आपके पास। डन हो गया सर जी। सवाल कह रहे हैं लेंथ के साथ रिलेशन बनाओ। इस 3 को जरा लेंथ के साथ घुसाने की कोशिश करते हैं। लेंथ तो सर रूट के अंदर है, 3 को अगर मैं रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो 3 का स्क्वायर रखना पड़ जाएगा सर मुझे इस तरह से। तो आए लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा L बाय 9 डिवाइड बाय जी। 9 क्यों लिखा सर मैंने, क्योंकि 9 रूट बनेगा, 3 निक बनेगा, 3 बन के बाहर निकल जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो मुझे यहां से पता चला कि लेंथ को पहले के मुकाबले में मुझे कितना रखना पड़ रहा होगा, पहले के मुकाबले में मुझे 9 गुना कम करना पड़ रहा होगा, तब जाके मेरा टाइम पीरियड 3 गुना कम होगा आपके पास। कितना सर, ऑप्शन ए मार्क करें, आगे बढ़ें। ठीक है भैया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए L बाय 9। मूविंग ऑन। कह रहे एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डैश ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी क्या होती है, किस चीज की मेजरमेंट है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, बताएं सर। देखो बेटा आपके पास यहाँ पर एक बात याद रखना, पूरी कायनात का ना एक उसूल है। ठीक है, पूरी कायनात का एक उसूल है, और वो उसूल क्या है, कायनात उस तरफ बढ़ रही है जिस तरफ बिगाड़ जाता है। कायनात किस तरफ बढ़ रही है, जिस तरफ बिगाड़ जाता है। The universe always flows in a direction where entropy is higher। ठीक है, ये कैसे उसूल है सर। अब ये एंट्रोपी क्या, पहले तो ये बता दें, क्या अजीबोगरीब आप इतनी लंबी बातें करने लग गए। समझना एंट्रोपी क्या, और एंट्रोपी को थोड़ा तरीके से समझते हैं। मान लो तुम किचन में खड़े हो, मैं किचन में खड़ा हूं यहाँ पर, ठीक है। किचन के अंदर मेरे सामने एक चूल्हा रखा है जो कि बंद है,
और आस पड़ोस में हवा है पूरी की पूरी, ठीक है। अब वो जो आस पड़ोस में मेरे यहाँ पे हवा है पूरी की पूरी मौजूद, ये जो हवा मौजूद है मेरे बच्चे, ये हवा के मॉलिक्यूल्स आपके पास मूव कर रहे होंगे, रैंडम मूव कर रहे होते हैं, कर रहे हैं रैंडम मूव। नेचुरल एक एनर्जी उनके अंदर जो कि सन से मौजूद थर्मल एनर्जी से आई होगी, कहीं ना कहीं से भी आई होगी, वो एक एनर्जी आपके पास एक नेचुरल ऑर्डर में, नेचुरल फ्रीक्वेंसी में मूव कर रहे हैं। अब मैं जला देता हूं यहां पे चूल्हा। जैसे ही मैंने चूल्हा जलाया, चूल्हे से जो हीट निकलेगी वो उसके आस पड़ोस में जो एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो सब एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, पहले के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगी, जिसका मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये जो आपने सर ये जो हीट एनर्जी दे दी हवा को, ये वो हीट एनर्जी जो किसी काम नहीं आ रही है आपके पास, ये सिर्फ एक नेचुरल सिस्टम के अंदर बिगाड़ पैदा कर रही है। एक नेचुरल सिस्टम के अंदर क्या कर रही है? बिगाड़ पैदा कर रही है। नेचुरल सिस्टम था जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स अपनी मजे की फ्रीक्वेंसी के साथ, अपनी मजे की स्पीड के साथ मूव कर रहे थे, आपने उसको हीट दे दी। जब आपने उसको हीट दी तो उसने अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी खो दी, वो बढ़ गया, उससे वो डिसऑर्डरनेस आ गई। इसके अंदर क्या चीज आ गई? डिसऑर्डरनेस आ गई। मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट थी वो अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, उसमें थोड़ा सा बिगाड़ आ गया, और ये बिगाड़ चलता रहेगा। इस बिगाड़ को आप रिवर्स भी नहीं कर सकते। इस बिगाड़ को हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी इस बिगाड़ की मेजरमेंट है, ठीक है। यानी कि वो हीट जो कि यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है, वहीं जा रही है, हीट जाया नहीं हो रही, जाया खत्म नहीं हो, सॉरी खत्म नहीं हो रही, जाया हो रही है, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो वो हीट क्या कॉज करती है? आपके पास एंट्रोपी कॉज करती है। तो क्या कह रहे हैं? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ हीट ऑफ अ सिस्टम, नहीं काइनेटिक एनर्जी, नहीं मोमेंटम भी नहीं, डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। कितना बिगाड़ आया, उस बिगाड़ को हम लोग क्या कहते हैं आपके भैया? कि वो एंट्रोपी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी। मूविंग ऑन, acceleration of a body executing simple harmonic motion is directed towards, एक बॉडी है जो कि क्या परफॉर्म कर रही है? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन बताओ किधर होगी? आइए बताते हैं सर, समझिएगा। देखो बेटा, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक ऐसी बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। लेट्स से आई हैव अ स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। मेरे पास क्या आ चुका है भाई? एक स्प्रिंग मास सिस्टम आ चुका है। इस स्प्रिंग मास सिस्टम को मैं स्ट्रेच करता हूं इस तरह से, ठीक है, स्ट्रेच करता हूं। अच्छा, जब मैं स्ट्रेच करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको डिस्प्लेस कर रहूंगा। ये पोजीशन कहलाती है हमारे पास मीन पोजीशन, ये पोजीशन हमारे पास कहलाती है भैया एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो ना क्या किया आपने, आपने इसको डिस्प्लेस किया मीन से दूर, ठीक है। स्प्रिंग को खींच के जा रहे हो तो मीन से दूर जा रहे हो। तो हमेशा एक बात याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? हमेशा ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां होती है? ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन। अगर मैं इसको छोड़ता हूं, या दूसरा काम क्या कर सकता था? मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस भी तो कर सकता था। अगर मैं इसको कंप्रेस करता, ठीक है, तब भी क्या होता? अगर मैं इसको कंप्रेस भी करता तब भी मैं कहां जा रहा? अरे सर गलती हो गई थोड़ी सी, इसको साफ सुथरी डायग्राम तो बनाए। अच्छा जी, ये लो बना दी, ठीक है। अगर मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस भी करता तब भी तो मैं मीन से दूर जा रहा हूं, और मीन से दूर जिस पोजीशन पे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं आपके पास? एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां होती है? अवे फ्रॉम द मीन होती है, मीन से दूर जाती है हमेशा। डन हो गया सर जी। अगर मैं इस स्प्रिंग को खींच के यहां तक लेकर आया तो स्प्रिंग के अंदर एक कुदरती तौर पे फोर्स जनरेट होगी जो चाहेगी कि ये स्प्रिंग वापसी अपनी जगह पे आ जाए, वापसी मीन पोजीशन पे आ जाए। ऐसे ही ना, मैं लाके यहां पे छोड़ूंगा, ये वापसी आ जाने की कोशिश करेगा आपके पास। बिल्कुल ऐसी सर, जब ये वापसी आ जाने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब क्या होगा? कि आपके पास देयर इज अ फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू गेट द स्प्रिंग बैक टू द मीन पोजीशन। डन हो गया सर जी। अगर फोर्स वापसी मीन पे लाने की कोशिश कर रही है, न्यूटन भैया कहते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेनेवर यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी देयर इज एन एक्सेलरेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जब भी आप अपने पास फोर्स लगाते हो, यहां पे फोर्स क्या कर रही है? वापसी मीन पे ला रही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? टुवर्ड्स द मीन। हमेशा एक बात याद रखनी है कि भैया किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले सवाल के अंदर जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन। हमेशा क्या होती है आपके पास? टुवर्ड्स द मीन होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? अवे फ्रॉम द मीन होती है। लेकिन जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होती है उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होती है, बट ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन भी बनती है हमारे पास। सवाल क्या था सर? डायरेक्टेड टुवर्ड, किधर होगी एक्सेलरेशन? एक्सट्रीम की तरफ होगी, पीक पॉइंट ये तो कोई है ही नहीं, मीन की तरफ होगी, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी? सर अभी हमने सीखा ऑलवेज कहां होगी? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी,
ठीक है भैया, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। डन हो गया सर जी। और सवाल दिखाएं आप अपने पास। In which of the following scenarios the kinetic energy be zero? काइनेटिक एनर्जी अंडा कौन से सिनेरियो में होगी इन सब में से? इतने सारे सिनेरियोज आपके सामने बने हुए आ रहे हैं, इनमें से बताओ काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी? ए, एट मैक्सिमम हाइट व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स। एक बॉल है जमीन पर रखी हुई थी, यहां जब थी वो, तो यहां पे तो रेस्ट में थी। जैसे ही मैं इसको फेंकता हूं, देखो जैसे ही मैं इसको फेंकता हूं, जैसे ही मैं इसको ऊपर फेंकता हूं, मैंने सबसे ज्यादा मोशन दिया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? मैक्सिमम होती है। इसकी स्पीड भी कितनी होती है आपके पास? मैक्सिमम होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये ऊपर बढ़ रही होती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्सेलरेट कर रही होती है, तो इसकी स्पीड कम होती है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो यहां पे पहुंच के इसकी जो स्पीड है वो मोमेंटरीली कितनी हो जाएगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? जीरो। और चूंकि ये अपनी फील्ड से हाईएस्ट पॉइंट पे जा चुका है, सबसे अगेंस्ट पॉइंट पे जा चुका है, तो इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक जीरो। सर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, काइनेटिक अंडा है। और भी देख लेंगे क्योंकि ऑल ऑफ दीज वाला सवाल है। बी, एट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम की एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, पेंडुलम की एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है सर? ये मीन होती है। यहां से खींच के जब मैं यहां लेके जाऊंगा, एक्सट्रीम आएगा। तो खुद सोचो ना सर, जब मैं इसको यहां से यहां लाता हूं तो रोकता हूं, फिर ड्रॉप करता हूं। जब मैं रोका, स्पीड जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी अंडा हो गई, सिंपल सी बात है। तो इस पॉइंट में भी, एक्सट्रीम पॉइंट में भी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है आपके पास। फिर जब ये नीचे गिरती है, स्पीड बढ़ती है, यहां आके स्पीड मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। ये भी सही है सर। तो आसार तो बता रहे हैं सर कि ऑल ऑफ दीज होने वाला है आपके पास। ठीक है, सी कह रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम। कहीं ज्यादा दूर नहीं जाते। ये रहा सवाल। एट द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दिस इज द एम्पलीट्यूड। इस एम्पलीट्यूड के ऊपर क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो है आपके पास? बिल्कुल सही। तो वही कहानी हो गई जैसे पेंडुलम में था आपके पास, जब मैं यहां पे लाऊंगा तो रुकेगा मतलब स्पीड जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास? जीरो। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इन सब पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास बेटा, वो कितनी हो जाती है हमारे पास? जीरो हो जाती है। ठीक है, वो कितनी हो जाती है हमारे पास? जीरो हो जाती है। डन हो गया सर जी, यहां तक भी बात समझ में आती है। और दिखाएं सर, और कौन कौन से सवाल आपके पास देखे जा रहे हैं। डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग ईएमएफ इंड्यूस करवाते हैं। हम क्या करते हैं भैया? ईएमएफ इंड्यूस करवाते हैं। और ईएमएफ इंड्यूस करवाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन, एक होता है मोशनल इंडक्शन, मूवमेंट के थ्रू भी करवाई जाती है आपके पास। अब सवाल आता है मोटर का। मोटर के अंदर अरे सर डब्बा क्यों बना रहे हैं, बच्चे गलत समझेंगे। मोटर में क्या हो रहा होता है? देखो बेटा, मोटर में क्या हो रहा होता है? मोटर एक ऐसी डिवाइस है, मोटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सर ये तो आपको आउटपुट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दे ही नहीं रही, ये तो मूवमेंट दे रही है आपको आउटपुट में। तो ये तो नहीं हो सकती क्योंकि इसमें इंडक्शन ही नहीं हो रही। इसका मतलब जनरेटर का काम होता है सर जी आपके पास। जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर करता है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यह करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन विच वी कॉल मोशनल ईएमएफ। अब ये मोशनल ईएमएफ कैसे काम करता है? हम एक कॉइल लेते हैं, मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं और उस कॉइल को बढ़ा के घुमाते रहते हैं। घुमाते हैं जब, तो आपके पास इस कॉइल पे आने वाला मैग्नेट का जो फ्लक्स है वो चेंज होते रहते हैं। और जब वो चेंज होता है, फराडे भैया कहते हैं जब भी फ्लक्स चेंज करोगे आपके पास एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। आ गया सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। गलत, तो सही जवाब हो गया जनरेटर। पीएनसी भी है तो ये भी देखना पड़ेगा सर। ट्रांसफॉर्मर मेरे बच्चे क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर आपके पास काम करता है जिस प्रिंसिपल के ऊपर, उसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है भैया कि एक कॉइल के अंदर हम लोग किसी भी तरह से करंट या वोल्टेज अगर छेड़ते हैं तो उसके नेबरिंग कॉइल के अंदर आपके पास इंडक्शन हो जाती है। इसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो सर ये भी इंडक्शन पे काम कर रहा है। बहुत बड़ा टिक हो गया सर जी, ये भी इंडक्शन पे काम कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, क्योंकि जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर दोनों ही हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे काम कर रहे हैं। ये दोनों ही हमारे पास किस पे काम कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना के ऊपर। बेहतरीन हो गया सर जी। और क्या क्या सवाल है ये भी देखते हैं अपने पास। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूर बात याद रखना, अगर तुम्हारा एग्जाम नस्ट का कल है, ठीक है, ये आने वाले दिनों में आने वाला है, तो यहां पे सबसे ज्यादा आखिरी दिनों के अंदर मेरे बेटे जो रिकमेंडेड चीजें हैं ना जो करनी चाहिए आपको, ये डे वाइज सीरीज तो देखो, इससे एक अंदाजा तो लगाओ कि क्या क्या सवाल आजकल चल रहे हैं।
लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस भी तो करनी है सर हम लोगों ने। हमने 3 घंटे बैठ के पेपर भी तो देना है, हमने 3 घंटे के अंदर वो जो 200 सवाल हैं वो भी तो पूरे करने हैं हम लोगों ने। तो उनके लिए हम क्या करें ऐसा, और अपनी प्रैक्टिस को एक्सटेंसिव और कैसे बनाएं, उसको और अपने पास एक्सप्लेन्ड या फिर आपके पास और ज्यादा डिटेल्ड कैसे बनाएं। तो उसके लिए आपके लिए लाजमी है बच्चे कि आप जो है ना मैराथन जरूर अटेम्प्ट करो। और फिजिक्स के लिए आपको मैं बताता चलूं साथ साथ कि पोर्टल के ऊपर मेरे बच्चे हमारे फिजिक्स की मैराथन मौजूद है जो कि तकरीबन 17 घंटे की कुछ है। प्रोफेसर राशिद ने आपके पास वो रिकॉर्ड करी है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मैराथन, जिसके अंदर आप अगर एक दफा करते हो अपनी पूरी तैयारी करने के बाद उसको अपने पास सॉल्व करते हो तो आपकी तैयारी पे 4 चांद लगते हैं। लेकिन मैराथन अकेले किसी काम की नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिए बेटा, ये बात मैं बार बार आपके पास रिपीट करता हूं, मैराथन अकेले किसी काम की नहीं है। मैराथन देख ली, अब क्या करना है, अब एक एफएलपी अटेम्प्ट करनी है चेक करने के लिए कि भाई मुझे आता कितना है। और यकीन जानिए बच्चे, अगर आप पोर्टल पे जाके देखेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं बैच के वो तो देख चुके होंगे या अटेम्प्ट कर भी चुके होंगे। पोर्टल के ऊपर आपके पास नेट 1 नेट 2 नेट 3 मिला के मल्टीपल एफएलपीज अपलोडेड है जो सिर्फ नस्ट के पेपर पैटर्न को आपके पास कैटर कर रही है। नस्ट के पेपर पैटर्न के मतलब क्या हुआ, 200 सवाल मिलेंगे, 100 मैथ्स के, 60 फिजिक्स के, 40 इंग्लिश के, और 3 घंटे का वक्त भी मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास। ठीक है, तो प्रॉपर्ली आपके पास एक पर्सनलाइज्ड एग्जाम बन जाता है आपका, जो कि नस्ट से पहले आपको नस्ट के लिए तैयार करने बैठ जाता है। ठीक है, तो ये जरूर करना है मेरे बच्चे, अगर तुम लोग अपनी चाहते हो कि तैयारी बेहतर हो जाए तो ये प्रैक्टिस अगर रखोगे तो मेरे बच्चे तैयारी अपनी बेहतर कर पाओगे। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग डेज एज वेल। मूविंग ऑन, कैपेसिटर एज अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 फेरेड। अच्छा जी, कैपेसिटेंस कितनी है सर इसकी, आपके पास 10 फेरेड की है। चार्ज कितना है सर हमारे पास 5 कूलम का है। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो जो बच्चा फॉर्मूलाज के अंदर जीता है वो गेम जीत गया है। यहाँ पे Q is equal to CV, V is equal to Q over C। Q कितना है सर 5/10, ये हो जाएगा 5/10 which will be 0.5, और वोल्टेज निकाला तो यूनिट आ जाएगा वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.5 वोल्ट। सर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, कहीं आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही आपको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, कह रहे मैक्सिमम रेंज व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम रेंज निकालनी है। देखो बेटा, मैक्सिमम रेंज कब आती है किसी भी प्रोजेक्टाइल की, जब आपने उसको शूट किया होता है एट 45 डिग्रीज। ठीक है, और मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे अपने पास। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, वेयर v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जिस इनिशियल वेलोसिटी से आप इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो वो कहलाती है v नॉट। क्या है इनिशियल वेलोसिटी सर, 4 है, 4 का स्क्वायर है, g की वैल्यू 10 है सर, 16/10, ये हो जाएगा 1.6। रेंज निकालिए, द यूनिट वुड बी मीटर्स। सर खुद बताएं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1.6 मीटर। ठीक हो गया सर जी, आए आगे देखते हैं। कह रहे 2 boxes of 10 kg mass each are connected by a rope over a frictionless pulley both hanging vertically। आइए जरा इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि भाई एक पुली है हमारे पास, फ्रिक्शनलेस पुली है, इससे हम लोगों ने एक रस्सी लटका दी और इस रस्सी के दोनों एंड में हम लोगों ने एक बॉक्स लटका दी है। ये दोनों बॉक्सेस जो हैं, दोनों का वजन कितना है हमारे पास, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी, दोनों का वजन कितना है हमारे पास 10 kg है। दोनों का वजन कितना है 10 kg है। हो गया सर जी। अब जब ये वेट हैंग करेंगे तो ये वेट, इसका एक फोर्स होगी जो कि इसको नीचे खींच रही है, उसका कहलाएगी वेट, इसका भी फोर्स होगी वो कहलाएगी वेट। दोनों का वेट इक्वल है क्योंकि दोनों के मासेस इक्वल है। तो आपके पास जब आप किसी रोप को या किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो, उसके ऊपर कोई चीज हैंग करते हो, तो उस रोप के अंदर एक फोर्स आती है जिसे हम कहते हैं टेंशन, दोनों साइड्स पे आ जाएगी। अब चूंकि सवाल कह रहे हैं दोनों 10 किलो के, ठीक है, कनेक्टेड बाय फ्रिक्शनलेस पुली एंड बोथ हैंगिंग वर्टिकली। हैंग का मतलब रुके हुए, हैंग कर रहे हैं बस ऐसी। हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब स्पीड कितनी है इनकी, 0, मूव नहीं कर रहे, रुके हुए अपनी जगह पे, लटके हुए रखे हुए आपके पास। ठीक है, अगर ये हैंग कर रहे हैं इसका मतलब इनकी कोई स्पीड नहीं है, कोई मूव नहीं कर रहे, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रही। टोटल फोर्स कितनी है इसके ऊपर, 0। टोटल फोर्स 0 कब होती है सर, टोटल फोर्स 0 कैसे हो गई, इसमें तो दो फोर्सेस लग रही हैं। तो टोटल फोर्स 0 कब होती है, जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर दें या कैंसिल कर दें आपके पास। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे भाई, अगर आप कहते हो कि टोटल फोर्स सर यहाँ पे क्या हो रही है, 0 हो रही है, टोटल फोर्स 0 कब होगी, जब आपके पास यहाँ पे देखें वेट की डायरेक्शन नेगेटिव है तो -w लगा दिया, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है। टेंशन पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहा है तो उसके साथ +t लगा देंगे, ये बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। तो टेंशन किसके बराबर आ जाएगी आपके पास सर, वेट के, और वेट बराबर होता है mg के, और मास कितना सर 10, और g की वैल्यू कितनी सर हमारे पास 9.8, मल्टीप्लाई कर दो ना तो टेंशन कितनी आ गई सर 98 न्यूटन। टेंशन कितनी आ गई हमारे पास सर, अंडा नहीं है, 49 नहीं है, 10 भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 98 न्यूटन। ठीक हो गया भाई जान। आए सर और दिखाएं, और क्या क्या सवाल आपके पास देखे जा रहे हैं। करंट बिकम्स
0.5i टर्न्स बिकम 3n, ठीक है, करंट हमारे पास आधा हो जाए, टर्न्स 3 गुना हो जाए, लेंथ कितनी हो जाए 2l, डबल हो जाए, द न्यू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा सर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड की बात हो रही है। जब किसी भी सोलेनोइड में से करंट गुजरता है मेरे बच्चे, तो आपके पास इस सोलेनोइड के अंदर जनरेट होती है हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जनरेट होती है किसी भी सोलेनोइड के अंदर, जब इसमें से करंट गुजरता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाय L। अब कह रहे हैं छिड़ जाएगी ये कब सर? ये जब छिड़ेगी जब आपके पास आप बाकी सारी चीजें चेंज करोगे, छिड़ के हो जाएगी लेट्स से B डैश। म्यू नॉट तो सर परमिएबिलिटी कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ ही नहीं सकते। एन नंबर ऑफ टर्न्स कितनी कर दी आपने? 3n कर दी, ठीक है। अच्छा आई करंट कितना कर दिया सर आपने? आधा कर दिया, 0.5i हो गया, डन हो गया सर जी। एल लेंथ कितनी कर दी सर आपने? 2l कर दी, डन हो गया सर जी। अब देखो क्या क्या चीजें छड़ी है हमारे पास। म्यू नॉट Ni ओवर एल तो साइड पे कर लेते हैं, म्यू नॉट Ni ओवर एल तो साइड पे कर दिया मैंने, ठीक हो गया। पीछे क्या बचा? पीछे हमारे पास सर बचा है 3 इंटू 0.5, 3 का आधा, 3 का आधा ये कैसे निकालेंगे सर? और फ्रैक्शंस में करते हैं, आसानी करते हैं अपने लिए। पॉइंट काटूंगा, नीचे एक अंडा आ जाएगा, सही है सर। 5 1 5, 5 4 20, सर ये तो 3/4 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 3/4 आ रहा है। तो इसका मतलब कितना चेंज आ गया आपके पास पहले के मुकाबले में? 3/4 हो चुका है। इसका मतलब आपके पास जो नई मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले के मुकाबले में 3/4 हो चुकी है। 3ni over 4l, ni over l, 3i over 2l, 1 over 6 नहीं सर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए 3ni over 4l, क्योंकि ये आपके पास 3 over 4 टाइम्स जा रही है। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसलिए उन्होंने प्रोपोर्शनल साथ में पूछ लिया कि भाई किसके साथ बन रहा होगा, तो 3/4 के साथ बन रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए 3/4 ni over l या 3ni over 4l, ठीक है सर जी। आगे दिखाएं। द वेव नेचर ऑफ लाइट इज सपोर्टेड बाय, देखो बेटा पूरी कायनात के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो दो ही नेचर रख सकती हैं, या तो पार्टिकल नेचर होगी, पार्टिकल नेचर का मतलब कोलाइड करेंगे, कोलिजन हो सकती है, या वेव नेचर होगी। वेव नेचर का मतलब क्या होता है? जब दो वेव्स मिलती हैं तो इंटरफेरेंस होती है आपके पास। इनमें से कौन कौन है जो कि आपके पास पार्टिकल नेचर को या वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर लाइन से अगर ये देखें, तीन तो आप समझा चुके हैं। पेयर प्रोडक्शन, टक्कर की बात हुई थी, तीनों देख लें। शुरू में कहीं बात करी थी हम लोगों ने, ये पेयर प्रोडक्शन टक्कर हुई है, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट टक्कर हुई है, सही। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टकरा के इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो सर ये तो तीनों पार्टिकल नेचर को शो कर रहे हैं आपके पास। अगर ये तीनों पार्टिकल नेचर को शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो क्लियरली ऑप्शन नहीं है, ये तो वेव नेचर को शो नहीं कर रही, तो पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। ए ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ह्यूजेंस साहब कहते हैं कि आपके पास कोई भी वेव जो होती है उसके अंदर एक एक पॉइंट जो मौजूद है वो सेकेंडरी वेवलेट्स बनाने का रीजन बनता है। सर वेव नेचर क्लियर है, डेफिनेशन में वेव नेचर है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ब्राइट फ्रिंज बनती है, डार्क फ्रिंज बनती है। ब्राइट कब बनती है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। डार्क कब बनती है? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो इंटरफेरेंस आ गई सर, और इंटरफेरेंस सिर्फ वेव्स कर सकती हैं। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेव नेचर को इन सब में से कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये दोनों साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ह्यूजेंस साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रूव किया गया था कि लाइट इज अ वेव। बाकी सब में टकरा हो रही है, यानी कि कोलिजन्स हो रही हैं, तो ये पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं। बाकी सब में मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर होता है, जो कि कोलिजन का आपके पास पॉइंट है, तो इसलिए सब क्या कर रहे हैं हमारे पास? वेव नेचर को नहीं, पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया सर जी। और दिखाएं। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स क्या हो जाए हमारे पास? परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक हो गया सर। तो देयर डॉट प्रोडक्ट इज, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा? दो वेक्टर्स हैं, दोनों परपेंडिकुलर है। मान लो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, दोनों हो गए परपेंडिकुलर, एंगल हो गया 90 डिग्री। अब कह रहे हैं कि भाई इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। आइए निकालते हैं सर, ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी बराबर होता है पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका कॉस। कॉस 90 सर बराबर होता है अंडे के, तो ये पूरा का पूरा आपके पास जो टर्म है वो कितनी बन जाएगी हमारे पास? 0। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? 0। इसका मतलब आपके पास ना 1 है ना -1 ना नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 0। ठीक है सर जी। आए आगे देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? रट्टे का सवाल है। लेजर में होता क्या? लेजर के अंदर हम लोग मेरे बेटे एक हाईली इंटेंस्ड और फोकस्ड लाइट बीम प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? देखो नॉर्मली होता है कि आपके पास, नॉर्मली होता है हमारे पास कि जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर टू लोअर शेल में जाता है,
तो वो खुद ब खुद जाता है, हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में तो उसको एनर्जी देते हैं, वो लोअर से कहां चले जाते हैं, हायर में। ये हम करते हैं, ये वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड। ऐसे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, स्टिमुलेटेड, जो हमने किए, जो हमने स्टिमुलेट किए, हमने एक्टिवेट किए, ठीक है। जब वो हायर में चला गया तो वो ज्यादा देर वहां नहीं रहता, वो वहां से नीचे आ जाता है जंप करके अपने अंदर से एनर्जी निकाल के। ये प्रोसेस खुद ब खुद होता है, इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब लेजर में क्या होता है, लेजर में हम लोग आपके पास खुद से एक प्रोसेस करवाते हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स को हायर शेल से लोअर शेल में गिराया जाता है, ताकि वो एक ही पॉइंट पे सारी लाइट एनर्जी इमिट करें, अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करें, जिसको हम लोग एक हाईली इंटेंस और फोकस बीम के तौर पे निकाल सकते हैं। तो ये होता है लेजर के अंदर। तो लेजर की फुल फॉर्म बनती भी इसी प्रोसेस की वजह से क्या है, लाइट, देखो लिख लेते हैं, बल्कि लिखी हुई यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, एल्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी कि रेडिएशन जो एमिट हो रही है वो हमने स्टिमुलेट करवाई। मैंने बताया ना कि हम खुद करवाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ नीचे गिराते हैं ताकि वो सब एक साथ फोटॉन्स एमिट करें या रेडिएशन एमिट करें, और उसको फिर हम लोग फोकस कर दें ताकि एक हाईली इंटेंस बीम मिल जाए हम लोगों को, जिसे लेजर कहा जाता है आपके पास। तो लेजर की आपके पास जो डेफिनेशन है वो यही लिखी हुई है भाई, ऑप्शन ए, डेफिनेशन कह रहा हूं सॉरी, फुल फॉर्म वो लिखी हुई है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। इजी। अब आगे देखते हैं, कह रहा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारे पास 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक्ट ऑन अ ट्राइंगल ऑफ बेस ए एंड हाइट h, एक ट्राइंगल के ऊपर एक्ट कर रही है जिसकी बेस a है और हाइट h है। चलो मान लेते हैं भाई ये आ गया हमारे पास वो ट्राइंगल, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास क्या हो रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है। सही हो गया सर जी, सही है भाई, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है। ये जो ट्राइंगल है इसकी बेस कितनी a है और इसकी हाइट कितनी है, हमारे पास h है। डन हो गया सर जी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, इस p की वैल्यू भी आ गई। कह रहे हैं द फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें। सर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया के। मैग्नेटिक फील्ड तो सवाल के लिए कितनी है, 3 है। एरिया किसका निकालना है, ट्राइंगल शेप है ये सर, ट्राइंगल का एरिया। सर ये तो 6th क्लास की ज्योमेट्री में सिखाया था मैं, हमारी मैथ्स की बचपन वाली टीचर ने, ठीक है। क्या सिखाया था, रट्टा लगाना चाहिए अब तक। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास होता है हाफ इंटू बेस, व्हाट इज बेस, a, इंटू हाइट, व्हाट इज हाइट, h। बस सवाल नहीं एक सबका है मुझे, a और h हाइट, a बेस है और h हाइट है, ये सवाल कह रहा है मुझे, ठीक है। नाउ दैट्स इट। तो फ्लक्स कितना आ गया सर, 3/2 ah, और यूनिट लग जाएगा वेबर्स। है कोई करेक्ट ऑप्शन, 3ah/2, बिल्कुल सही है सर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, 3ah/2, ठीक है सर जी। और दिखाएं, कह रहे हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो आपके पास जब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक हो गया सर जी। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी वजह से रिवॉल्व कर रहा है। क्यों रिवॉल्व कर रहा है आपके पास, क्योंकि भैया इसने इसको अट्रैक्ट किया, एक इनवर्ट फोर्स जनरेट हुई है, और ये इनवर्ट फोर्स बिल्कुल एक्ट करती है सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे, द सेम सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर बॉडीज टू मूव इन अ सर्कल। तो यहां पे ये सर्कल में इसीलिए मूव कर रही है क्योंकि यहां पे आपके पास एक अट्रैक्टिव फोर्स है इन दोनों के दरमियान। ए, इट मूव्स अवे ड्यू टू रिपल्जन, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से दूर जाते हैं रिपल्जन की वजह से, तो क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इट रिमेन्स बाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यस ये बाउंड रहता है, किसकी वजह से बाउंड रहता है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बाउंड रहता है यहां पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, इट रिमेन्स बाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मूविंग ऑन, the atomic number is Z and the mass number is A, the number of electrons in a neutral atom is, ठीक हो गया सर जी। एक न्यूक्लियस मिलके बनता है दो चीजों से, वो दो चीजें होती है उसके अंदर, प्रोटॉन्स, और दूसरी चीज होती है हमारे पास न्यूट्रॉन्स, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो कहलाता है हमारे पास उसका चार्ज नंबर, ठीक है। वो क्या कहलाता है, चार्ज नंबर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से, ठीक है। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। कितने न्यूट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स, इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं तो आपके पास बनता है हमारे पास एटॉमिक मास, ठीक है, जिसको मास नंबर भी कहते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। सवाल बात कर रहा है एक न्यूट्रल एटम की। न्यूट्रल एटम का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स की वजह से,
एक एटम पूरा जिसपे कोई चार्ज नहीं है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसके बाहर सर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और जितने पॉजिटिव चार्ज है अगर उतने ही नेगेटिव रिवॉल्व करेंगे तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर, अगर मैं लिख दूं यहां पे एक न्यूट्रल एटम की बात हो रही है, तो एक न्यूट्रल एटम के अंदर हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। इस वाले एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? Z है। सवाल ने खुद बोला ना Z है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे सर आपके पास? Z। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए Z। ठीक हो गया सर जी, यहां तक तो बात समझ में आती है। बेसिक्स है न्यूक्लियर फिजिक्स की आपके पास ही ज्यादा। अगर इस सवाल में आइन आ जाता तो फिर हमारे पास ये बराबर नहीं होते, लेकिन चूंकि सवाल के अंदर हमारे पास जिक्र हो चुका है किसका? बराबर न्यूट्रल एटम होने का, तो न्यूट्रल एटम होने की वजह से हमारे पास हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आपके पास? Z ही होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है भैया, यहां तक आती है बात समझ में? आओ देखें और क्या क्या सवाल हमारे पास आ रहे हैं। कह रहे हैं पर्सन स्टैंडिंग एट रेस्ट, एक बंदा रेस्ट पे, ये खड़ा हुआ, मैं खड़ा हूं ना रेस्ट पे, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, कितनी फोर्सेस लग रही है इस रेस्ट में खड़े बंदे के ऊपर? सर जब मैं खड़ा वही हूं, जमीन पे खड़ा हूं, तो समझिएगा इस बात को, जब मैं जमीन के ऊपर ऐसे खड़ा हूं आपके पास, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक फोर्स तो जमीन मुझ पे लगा रही है और वो कौन है? मेरा वेट है जो कि मुझे नीचे खींच रहा है। लेकिन अगर ये मुझे नीचे खींच रहा है तो मैं नीचे क्यों नहीं गिर रहा? जिस तरह फोर्स लगती है बॉडी को तो जाना चाहिए, क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि मेरे नीचे एक जमीन भी है, जमीन के ऊपर मैं अपना वेट एक्सर्ट कर रहा हूं। न्यूटन भैया कहते हैं अपने तीसरे लॉ में कि अगर तुम किसी चीज के ऊपर एक्शन लगाते हो तो वो चीज तुम पे एक रिएक्शन लगाती है, सही है। तो मैं अगर इसके ऊपर अपना वेट लगा रहा हूं जमीन के ऊपर, तो जमीन मुझ पे क्या लगा रही है? एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है। जितना एक्शन होता है उतना रिएक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। ओवरऑल फोर्स कितनी हो जाएगी हमारे पास? जीरो हो जाएगी। ओवरऑल फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो। लेकिन एक रेस्ट वाले बंदे में टोटल फोर्सेस लग कितनी रही है सर? दो, उसका वेट और रिएक्शन ऑफ द सरफेस, सरफेस जो उसके ऊपर रिएक्शन लगा रहा है, उसका वेट और रिएक्शन तो दो हो गई, एक नहीं है, तीन नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सर? ऑप्शन बी 2। मूविंग ऑन। कंप्रेशन ऑफ अ गैस, गैस को दबा रहे हैं, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं आप अपने पास गैस को अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। एक गैस है हमारे पास, मान लो ये रही कहीं, ठीक है, इधर कोई गैस बंद है, इसको कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने का मतलब प्रेशर बढ़ा दिया हम लोगों ने इसके ऊपर, कंप्रेस कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। कांस्टेंट टेम्परेचर रखने के लिए हमें लगाना पड़ता है एक रेजर्वॉयर, ताकि एक्स्ट्रा जो भी टेम्परेचर उसमें आए वो सक आउट हो जाए आपके पास, ठीक है। एक सिंक लगाना पड़ेगा, इसका मतलब हमें यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट का मतलब हमारे पास सर हो गया आइसो, टेम्परेचर के लिए हमने यूज कर लिया थर्मल, तो ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत बेसिक सा सवाल है। एडियाबैटिक कौन सा होता है? जिसमें हीट फ्लो नहीं हो सकती। आइसोकोरिक कौन सा होता है? जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इसमें तो वॉल्यूम चेंज हुआ है सर, साफ नजर आ रहा है, कम हो गया वॉल्यूम, कंप्रेस किया आपने। आइसोबैरिक कौन सा होता है? जिसमें प्रेशर चेंज नहीं होता। इसमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा सर, प्रेशर बढ़ाएंगे तो कंप्रेस होगा आपके पास ये जाके। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, आइसोथर्मल। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे ये हैं वो कुछ चंद सवाल आपके पास जो कि आज के दिन ज्यादातर रिपोर्ट हुए और बच्चों ने आगे बताया भाई ये सवाल आ रहे थे, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास नस के अंदर देखे जा रहे हैं। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि सिर्फ इसके ऊपर रिलाई मत हो, इसके ऊपर रिलाई नहीं करना। ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए तुम लोगों को कि क्या चल रहा है नस्ट में, कैसे तैयारी अच्छी करें सर, प्रैक्टिस की भी है सब चीजों की। अब आ जाओ आखिरी दिन क्या करना है। आखिरी दिन देखनी है मैराथन पोर्टल पे जो मौजूद है, और दूसरी चीज क्या करनी है सर, मैराथन अकेले किसी फायदे की नहीं है, उसके बाद एक एफएलपी जाके ट्राई करना है। एफएलपी अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारी कुछ प्रैक्टिस होगी, तुम्हें पता चलेगा तुम किधर स्टैंड कर रहे हो, कहां तुम्हारी मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स को रिकवर करना है तुमने, ताकि नेक्स्ट एग्जाम अच्छा हो सके, नेक्स्ट एग्जाम से पहले वो मिस्टेक्स रिकवर हो सके तुम्हारी। ठीक हो गया भाई। तो यहाँ पे मेरे बच्चे इन चंद सवालों के बाद मुझे दीजिएगा इजाजत। सैयद हंज़ला बुखारी को इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगले किसी डे वाइज वीडियो के अंदर आप लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वो तमाम स्टूडेंट जो नस का नेट नंबर 3 अभी दे रहे हैं, आपका जो भी स्कोर आता है मेरी तरफ से पहले नंबर के ऊपर बहुत सारी दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, नस का नेट नंबर 3 अब अपने कंक्लूजन के ऊपर जाएगा। जाहिर सी बात है नस के नेट नंबर 3 से आपके पास 10 अप्रैल की डेट्स फाइनल अभी तो आ रही हैं, हद से 12 अप्रैल चली जाएंगी, 15 अप्रैल चली जाएंगी। इससे ज्यादा लेट आपके पास नेट 3 की डेट नहीं जा सकती, क्योंकि नेट नंबर 3 कम बच्चे देते हैं, पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर में होता है। नस के नेट नंबर 3 के बाद आपके पास सिर्फ आखिरी चांस एक आएगा नस के नेट नंबर 4 का। भाई अगर आप नस का नेट नंबर 4 दे रहे हैं, आप पंजाब में रहते हैं, इस्लामाबाद के करीब रहते हैं, मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा नेट नंबर 3 अगर तो दे सकते थे तो लाजमी तौर पर देते, नहीं दे पाए तो अब नेट नंबर 4 की तैयारी खुदारा अभी से स्टार्ट करो, और आपको प्रॉपर एक तैयारी कवर अप करनी जरूरी है।
तो भाई प्रॉपर तैयारी कवर करने का मकसद ये है कि हम आपकी तैयारी कैसे कवर अप करवाएंगे। भाई हम आपकी तैयारी ऐसे कवर अप करवाएंगे कि हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। आप नस को टारगेट कर रहे हो, यूईटी के ईकेट के राउंड नंबर 2 को टारगेट कर रहे हो क्योंकि वो भी एंड हो गया, प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 को कर रहे हो, प्याज के राउंड 1 को कर रहे हो, जीआईके को कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, एनटीएस को कर रहे हो, एनईडी को कर रहे हो, मैरान को कर रहे हो, एनयू टेक को कर रहे हो, या आप पर्टिकुलरली पीयूसीआईटी को कर रहे हो। पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं आपको हर एक के लिए हमें डिफरेंट फीस नहीं देनी होगी, आपकी हम तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी उसी बैच में कवर अप करवाएंगे। सही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपके ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाती है। आपको हर चीज बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। अगर आप वीक हो अपने उसके अंदर, आप एफएससी की वजह से टाइम नहीं दे सके थे, हर चीज हमारे ऊपर हम कवर अप करवाते हैं। कवर अप कैसे करवाते हैं कि भाई हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है। मैं आपको भी शो भी करवा दूंगा। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं ताकि आप खुद मवाजना कर सकें, आप खुद देख सकें कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से कवर करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज मिलते हैं, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ मल्टीपल टीचर मिलते हैं मगर तरीकेकार पढ़ाने का ये होता है कि टीचर पहले बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपकी बेस पूरी कंप्लीटली कवर करवाता है। देखो कहीं से भी वीडियो ले लोगे मगर द पॉइंट इज दैट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है, जब तक आप क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जो भी आपकी लाइव क्लास में टीचिंग होती है, कंडक्ट होता है, आपका टॉपिक कवर अप होता है, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है। अब जरा और से देखिएगा, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है। ना सिर्फ प्रैक्टिस शीट मिलती है बल्कि आपको उस टॉपिक की वर्कशीट का सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैं अक्सर समझता हूं कि भाई प्रैक्टिस जोन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको टीपीक्यू टीपीटीज की हम अपनी वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। लेट सपोज मैथ्स के अंदर 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं अलग, प्रोफेसर हाशिम पढ़ा रहे हैं अलग। तो भाई उन्होंने एक ने टॉपिक पढ़ाया लिमिट का, एक ने टॉपिक पढ़ाया किसका, सीक्वेंस सीरीज का। तो आपको सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी वो विद वीडियो सॉल्यूशन होगी ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सको, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस मटेरियल की भी सॉल्व कर सको, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास जैसे टाइम कम है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस शीट को विद वीडियो सॉल्यूशन आप ले सकते हो और आप उससे भी अपनी तैयारी कवर अप कर रहे होगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक कवर होगा उसका हर वीक आपका कंप्लीट टॉपिक का चैप्टर का टेस्ट भी कंडक्ट होता है और उस पर्टिकुलर टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने का अलग से टॉपिक कंसीडर होता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। सही है ना भाई, चैप्टर वाइज टेस्ट आप अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आप अलग से दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही है। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगी, उनके तमाम के तमाम कंप्लीट कोर्स के टॉपिक्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगे, एफएलपीज अलग होंगे। फिजिक्स में दूसरे टीचर प्रोफेसर बिलाल जिया होंगे तो भाई उनके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी कि वहां पे आपको लाइव क्लासेस के अंदर प्रोफेसर बिलाल अपना कोर्स अलग कवर अप करवाएंगे, प्लस जो भी टॉपिक कवर अप करवाएंगे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, प्लस हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एफएलपी का फुल लेंथ पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इतने टेस्ट दोगे तो भाई तभी आपको फायदा होगा। देखो सिर्फ नस के नेट नंबर 1 के हम टॉपर्स नहीं दिखा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी इदारे की तरफ से कमाल ये हुआ कि नेट 1 के भी जितने टॉपर्स वो इदारे से आए थे, नेट 2 के जितने टॉपर्स वो भी इदारे से आए थे। तो भाई इस दफा नस के नेट नंबर 2 के अंदर 173 का स्कोर हो इब्राहिम अहमर का, 172 का स्कोर हो हसन खान का, और इन तमाम बच्चों की हमने पॉडकास्ट भी डाली कि भाई तमाम बच्चे देख सके उन्होंने हमारे इदारे से फायदा कैसे उठाया था। इसके अलावा राफे कामरान का 172 हो, फकी असगर 167 हो, हितेश कुमार 166 हो, हारिस अहमद 166 हो, हारिस अली 162 हो, अलीजा अहमद नस बिजनेस स्कूल से 161 हो, असद रसूल 161 हो, मुगीजुर रहमान हो। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के टॉपर्स हैं। भाई काफी सारे इदारे आपसे मजाक ये करते हैं कि अपने 4 साल पहले के रिजल्ट नस का शो कर रहे होते हैं, सही है ना। तो अभी हमने अपने हर बच्चे की पॉडकास्ट भी डाली, प्लस ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के हाई अचीवर थे। नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नस के नेट नंबर 1 में जिन बच्चों ने टॉप किया था वो हमारे अलहदा थे। भाई अरसान फैसल ने पूरे पाकिस्तान से नेट नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट होते हैं कि फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, और ये प्री मेडिकल का बच्चा था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे ने नस इंजीनियरिंग के अंदर 167 मार्क्स स्कोर किए थे अपने पहले राउंड के अंदर। दैट वाज अरसलान फैसल। खैर इनके बड़े भाई भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान फैसल, उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई, वो भी नस के टॉपर थे 170 स्कोर के साथ, और वो इस वक्त जीआईके में बैठे हुए, उनकी वीडियो भी पॉडकास्ट भी गिवन होगी। सनी कुमार महेश्वरी इंटीरियर सिंध का एक बच्चा था जिसने अभी नस के नेट नंबर 1 में 166 का स्कोर किया था। तो ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने भैया नस के नेट नंबर 2 के अंदर या नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे अलहदा अचीवर्स थे। तो ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं भाई, जब इन पे इतनी मेहनत होती है तो जाहिर सी बात है ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा शाइन कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट
कि भाई सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैजेस के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस में टॉपिक्स कवर अप होते हैं, बल्कि एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई आप लोगों की डाउट क्लासेस लाइव अलग कंडक्ट होती हैं। डाउट क्लासेस का पर्पस ये होता है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते आपकी डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं और वहां पे टीचर्स आपको डाउट क्लासेस के टीचर अलग मिलते हैं। इसके अलावा आपके इतने पेपर्स कंडक्ट होते हैं, इतने फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट होते हैं कि भाई आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारा इदारा नहीं थकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसे लेते हैं तो भाई उसको पूरा हलाल किया जाता है और एक बार मिनिमम फीस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर पूरी होती है। इसके अलावा मैराथन्स के तो आप सारे के सारे वैसे ही गुरविदा हैं, पसंद करवाते हैं, तो भाई वो भी आपको इदारे के अंदर ऑलरेडी पहले से मिल रही होती हैं, आपको पेपर से पहले नहीं मिल रही होती। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं कि भाई बैजेस के अंदर आपको मिलता है कि आप लोगों के डाउट ग्रुप्स हमारे पास टोटली अलग होते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपके ग्रुप्स अलग होते हैं। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज को डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज डाउट को भी वहां पे पूछ सकते हो। भाई हमारी कोशिश होती है हम कहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उसको इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। जितने बच्चों की भी हमने पॉडकास्ट करी उन तमाम बच्चों ने इन तमाम जो फीचर्स थे, स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इनकी तारीफ करी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने हमारे FLPs को दिया हुआ है ना, आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप नस के अंदर टॉप स्कोर कर सकते हो। नस के नेट 1 से पहले आपके FLPs अलग हुए थे, वो टोटली अलग थे, हमारी टीम ने अलग बनाए थे विद वीडियो सोल्यूशन। नेट 2 से पहले अलग हुए थे, नस के नेट नंबर 3 से पहले टोटली अलग हुए थे। आई कैन बेट यू अगर आपने हमारे FLPs दिए हुए, यू कैन स्कोर द टॉप पोजीशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतनी मेहनत हो रही होती है। आपके पास मैं आपको पोर्टल का भी जरा एक्सेस दिखा देता हूं। अच्छा, सिंस आई एम द डायरेक्टर तो मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे होंगे, आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर तमाम चीजों का एक्सेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग का खाली एक्सेस होगा, चाहे ना भाई। तो अगर आप फिजिक्स के फोल्डर में जाते हैं, देखो आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास पुराने सालों की भी हमारी गिवन होगी, तो यानी कि फायदा ये कि भाई अगर आप लास्ट ईयर का लेक्चर लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। मगर एक काम कर, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हमारे पास आ रहे हो तो हमारी कंप्लीट चीजों से फायदा उठाना सीखो। इस साल के जितने पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। भाई बैच नंबर 1 जो हमारा पुराना बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़े की और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे बैचेस थे, जाहिर सी बात है उसमें तो कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हुआ हुआ है, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि देखो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैद भी मिल रहे हैं। भाई ये वाली मजाक नहीं हो सकता कि एक ही टीचर कभी केमिस्ट्री पढ़ाए, कभी क्वांटिटी पढ़ाए, कभी फिजिक्स पढ़ाए, या फिर एक ही टीचर बेचारा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कोर्स ही कवर नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है भाई आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं इसलिए कि आप खुद मवाजना कर सको, कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसकी क्लास लो, कोई मसला नहीं है। सही। अब देखो प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लास है उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्रोफेसर बिलाल जो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। हर टीचर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाने के लिए पाबंद है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अलग लगती हैं। अब जैसे कि भाई मेजरमेंट का टॉपिक है तो हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, लेट मी शो यू दैट थिंग, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए भाई हमारी क्लासेस आपकी हो कैसे रही हैं। तो हमारी क्लासेस के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बेटा ये आपके अगर कोई फ्रेंड किसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड फिजिकली पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की खाली फीस 70,000 रुपए चल रही है, एक बच्चे की फीस। हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है, वन ऑफ माय फेवरेट कोलीग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स जो हमारे इदारे का हिस्सा है प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। तो भाई पंजाब साइड से बच्चे, KP के साइड से बच्चे वो पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफें भी मिलती हैं जो जब हम आपसे रिव्यूज ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपना टॉपिक पढ़ाया ना मेजरमेंट का, अभी हमने मेजरमेंट का टॉपिक देखा प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का। प्रोफेसर रोनाल्ड आहिस्ता पढ़ा के बहुत डिटेल के अंदर समझाते हैं ताकि जो बच्चा नस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप हो। तभी जो A लेवल्स के बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो अच्छा कॉन्सेप्शन लेने वाला बच्चा उसको एक ही चीज क्लियर करवाई जाती है। इसी तरीके से प्रोफेसर रोनाल्ड का जरा प्रैक्टिस मटेरियल देखिएगा कि भाई ये जो भी टॉपिक कवर करवाया गया होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास थाउजेंड ऑफ MCQs का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ये आपके पास इसकी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्लासेस में कवर अप होता है, जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और साथ ही उसके नोट्स भी हमारे पास से गिवन होंगे, आपके पास उसके नोट्स भी गिवन होंगे। भाई इन चीजों को कोई और बच्चा आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए एक्सेसिबल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से भाई अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से कहां पे प्रोफेसर बिलाल ज़िया के ऊपर, तो बिलाल ज़िया साहब का भाई अपना टॉपिक कवर अप होंगे। बिलाल ज़िया ने जैसे कि भैया मैं कोई भी टॉपिक दिखा देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है लेट सपोज, तो उन्होंने आपको डिटेल के अंदर हर चीज अपनी कवर अप करवाई हुई होगी। अगेन आप इनकी फिजिक्स भी बड़ी पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेकर चलते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि भाई वन शॉट लेक्चर कहीं से कवर अप कर लिया। भाई वन शॉट लेक्चर के ऊपर जो है ना सिर्फ आप अपने मजाक करते हो, तभी आप कहते हो कि भाई हमने फलानी जगह को ज्वाइन किया था सर, क्रैश के ऊपर 1 महीने पे तैयारी कर रहे थे। तो दैट्स नॉट द वे। आपको अगर कहीं पे भी जाना है तो भाई आपके पास
फेडरल से, पंजाब से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आपको एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं। अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर एफएससी के पेपर के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। एफएससी के पेपर्स के बाद ज्वाइन करके आप करोगे क्या? 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद नस्का नेट नंबर 4 स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने साथ मजाक कर रहे हो। कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है नेट नंबर 4 के लिए कोर्स कवर करवाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई टीचर्स भी इंसान होते हैं, जादूगर नहीं हो सकते कि कोर्स आपको गोल के पिला दें। हमारी तरफ से आपको एक एक टीचर जो मेहनत करते हुए दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है। इसी तरीके से भाई आपके पास पर्टिकुलरली सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा। सर बिलाल का भी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। प्रैक्टिस मटेरियल जो भी टॉपिक के ऊपर आप जाओगे वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, गिवन होगा, जहां पे उनके पास सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन आप देखो बहुत सारे गिवन अप होंगे, तो आपको ये एक फायदा मिल रहा है। सही है ना भाई? ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिल रहा है, जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई कोई इदारा जो आपसे क्लेम कर रहा है वो आपको फीचर्स दे रहे हैं, उनसे फीचर्स पूछो क्या दे रहे हैं, हम तो आपको फीचर्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलग होती है। वहां पे हमारी जो टीचर्स की टीम है टोटली अलग है अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई देखो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर नेट 1, नेट 2, नेट 3 प्रोफेसर हंजला बुखारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आप एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं, बट जब हमें लगता है कि भाई कोर्स हमारा बच्चों को और जल्दी चाहिए तो हमने आपको एक तीसरे प्रोफेसर तक प्रोवाइड करे हुए हैं। इसी तरीके से डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको टोटली हमने अलग दी हुई है। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई हर हफ्ते आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। जस्ट लुक द नंबर ऑफ classes that we have conducted up till now for the batch number 1 कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डाउट क्लासेस हैं, यहाँ पे हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है। हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के अंदर होगी। आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आप खुद से कोई टॉपिक सॉल्व करो, खुद से कोई शीट सॉल्व करो, वहां पे आपको लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव डाउट क्लासेस हर हफ्ते बच्चा को लाजमी तौर पे ज्वाइन अप करें। आपके ऊपर है वैसे, बट हम रिकमेंड करते हैं लाजमी तौर पे आप ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आपके पास क्वेरीज को लाजमी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से भाई जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोर्स भी हमने मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया। एनबीएस के लिए जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल टाइम कवर करवाया। नस बिजनेस स्कूल के अंदर हम एक एक क्वेश्चन, जितनी अच्छी रेलिवेंट किताबें पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई कैन ऑल्दो, जितनी बेहतरीन किताबें हैं नस बिजनेस स्कूल के जितने पास पेपर हैं सारे आप पे कवर अप होंगे। एक एक चीज आपकी बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर कवर होगी। लाइव क्लासेस के अंदर हर चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। ये देखो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है इसके अंदर एनबीएस के ऊपर, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट के ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर आप जाओगे तो एनबीएस के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी, एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो, रेशियोज हो, जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लासेस के अंदर सॉल्व होती है नस बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरीके से जो बच्चे नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, ना सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैथ्स है, अगेन देखो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की पिछले साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहो क्रैश के ऊपर ले सकते हो। मगर असल चीज यहाँ पे, असल मजे का काम क्या है? असल मजे का काम है ये वाला सेशन 2025-26 का। आपके पास पुराने बैचेस की कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई पुराने बैचेस के अंदर यानी कि जो बैच नंबर 1 था, जो नस के राइट नंबर 1 के लिए हुआ था, उसमें जितने टॉपिक्स हमने कवर करवाए आप उनको भी ले सकते हो। यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इस साल की भी आपके पास गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर आफ्ताब, क्या ही बात है भाई, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जैसे उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको कवर अप करवाई। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब मैथ्स के अंदर मेरे दूसरे कोलीग टीचर हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, आप पसंद करते हो, तो भाई इस तरीके से मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सही है ना भाई? हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। और अगेन जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर अप करवाएगा उसका आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन देगा, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन देगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस हर सब्जेक्ट के अंदर अलग कंडक्ट होती है, सबसे अलग खास फीचर है। इसके अलावा भाई इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है, तो इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, टॉपिकल पास पेपर्स अलग कंडक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम बैचेस के अंदर आपका कोर्स क्या है हमारी तरफ से कवर अप करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, नस के पास पेपर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके अलावा मैं जो अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, देखो फीचर्स इतने हैं बता के हम थक सकते हैं भाई। एक चीज जो आपने करनी है ना, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओ, यहां पे आपके पास हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज गिवन होंगे। ऐसे मैथ्स के अंदर आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन होंगे, तो जो चैप्टर अपना कवर अप करते जाओ उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करते जाओ विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप जाओगे, आपके पेपर में फिजिक्स आती है तो फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके पास क्या है, सारे के सारे यहाँ पे गिवन है। मगर अगर आप टॉपिकल वाइज एमसीक्यूज देना चाहते हो, देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस होता है। चैप्टर का मतलब होता है कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट का होना, टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक हैं तो भाई इस साल से हम लोगों ने एक अलग काम किया जो बच्चों ने बड़ा पसंद भी किया कि अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चंद फोल्डर शो होंगे। तो आपने क्या करना है, बाई वीकली टेस्ट में जाना है। यहाँ पे आपके पास देखो ये तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि टेस्ट नंबर
2 का के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे। तो आप सिलेबस के सेक्शन पे गए, मैं सिलेबस के सेक्शन के ऊपर गया कि भाई मुझे पता चल गया सर हाशिम ने अरिथमेटिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर्स या पर्टिकुलरली इन तमाम टॉपिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, सही है। जबकि प्रोफेसर आफ्ताब ने रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन, इसके अलावा हाउ टू फाइंड रेशियोज, ट्रायंगल्स एंड टाइप्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स, ये उन्होंने टॉपिक्स अपने पूछे थे। तो अब आपने करना क्या है, अब आप टेस्ट के सेक्शन पे गए, अब आप यहां से जाके इंडिविजुअल टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी आपके टेस्ट होंगे आपको वो शो होंगे, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि साथ ही आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ ही आपके पास क्या है, अवेलेबल है। जैसे मैथ्स के अंदर मेरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा आपके पास, इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, मैथ्स के प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, प्रोफेसर नॉलेज का भी गिवन होगा, प्रोफेसर बिलाल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर एहतशाम का भी गिवन होगा, प्रोफेसर अरशद का भी गिवन होगा एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज तो टॉपिक वाइज टेस्ट की है। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया, हमारे नस के नेट नंबर 2 में जितने भी टॉपर्स थे, हमने उन सबकी पॉडकास्ट करी थी, आई होप आपने देखी हो। उन तमाम बच्चों ने एक चीज बड़ी रिकमेंड करी थी, सर आप लोगों के एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे एज कंपेयर टू नस्ट ओरिजिनल टेस्ट, तो भाई इसको लाजमी तौर पे दीजिए। नस्ट के नेट 1 से पहले नस्ट इंजीनियरिंग के, नस्ट बिजनेस के, नस्ट मेडिकल के, जो नस्ट अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं उनके एफएलपी अलग थे, क्योंकि अभी हम इंजीनियरिंग के पोर्शन में, इसलिए नस्ट बिजनेस का आपको शो नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है, बिजनेस के बच्चों को बिजनेस का मिलता है, अप्लाइड साइंस वालों को मेडिकल का मिल रहा होगा। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पर दीजिएगा। नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले देखो हमने आर्किटेक्चर हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इन तमाम बच्चों के एफएलपीज लिए थे। ये एफएलपीज नस के ऑथेंटिक क्वेश्चन, भाई मैराथन्स तो बहुत बाद में आपको मिलती हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नस के होते हैं उसके ऊपर एफएलपीज होते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, नेट 1 से पहले 2 एफएलपीज थे, नेट 2 से पहले 2 एफएलपीज थे, और नस के नेट नंबर 3 से पहले भी देखो हमने 2 एफएलपीज ली। अगर आपने 6 एफएलपीज कर लिए ना, और आप इसके अंदर अगर 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप पेपर में 180 प्लस स्कोर करोगे, 170 प्लस स्कोर करोगे। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि भाई ये एमसीक्यू जो है ना एग्जैक्टली नस के पास्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। नस आर्किटेक्चर के अक्सर बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर एफएलपीज आपको दिए हुए, क्या समझ रहे हैं आप लोग। भाई कोई दार नस आर्किटेक्चर की तो तैयारी नहीं करवाता, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं नेट आर्किटेक्चर के लिए भी। तो भाई नेट के एफएलपीज देना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये विद वीडियो सॉल्यूशन होंगे भाई, ये मजाक नहीं हो सकता। आपके पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। इसको लाजमी तौर पे आपने कवर अप करने जो आपको दे रहे हैं। तो नेट के एफएलपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो बच्चे नस बिजनेस में अप्लाई करें उनके लिए एनबीएस का एफएलपी अलग होता है भाई, वो भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप फिर बिजनेस साइड पे जाओगे, अगेन आपके पास इतने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपके रेलिवेंट फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं वो दिखाऊं उसके अंदर आपको एनबीएस का, तो एनबीएस का फोल्डर भी हमारे, तो भाई एग्जाम फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा बीकेट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहां पे देख लो भैया, यहां पे हमारे पास नस्ट आ गया। तो भैया सिंपल तरीके से नस्ट के एफएलपीज हमारे पास अलहदा मौजूद हैं, नस्ट के एफएलपीज हमारे पास अलहदा से मौजूद हैं, क्योंकि नस्ट के बच्चों के लिए स्पेशली। तो इनको अगर आप कवर कर रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो भाई बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी वाकई तैयारी हो, और ये हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मेहनत इसी तरीके से होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि नस्ट के लिए है या एनईडी के लिए या फास्ट के लिए, नहीं, हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको इस तरीके से कवर अप करवाया जाता है। सो भाई दैट्स द रीजन कि फिर हमारे बच्चे शाइन करते हैं, हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी भाई हमारे बच्चे बेस्ट जाके परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो नस्ट के नेट नंबर 4 में अच्छा परफॉर्म करें, नस्ट के नेट नंबर 3 के लिए आपको टॉपिक्स कवर हो, अभी से क्लासेस का आगाज आप करो, तो भाई आपने पेपर्स का वेट नहीं करना, पेपर्स के बाद टाइम नहीं है, एफएससी के पेपर्स के बाद, अभी से आपने ज्वाइन करना है, अभी से आपने चीजों को कवर अप करना है। तो हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे अभी से अपनी क्लासेस को आगाज कर सकते हैं। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपके पास कल से पोर्टल का ऐप का एक्सेस अवेलेबल होगा, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स।